Good afternoon everyone. Welcome in the class of science and NBF public school also. In the last class we were discussing about the chapter number 7 and chapter number 7 is atomic theory and periodic classification of elements. We have already discussed about the Dalton's concept, Thomson's concept. Today we are going to start a new concept and the new concept is Ernest Rutherford's concept. Or we can say Ernest Rutherford's model of an atom. कल की क्लास में हमने देखा था अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने मॉडल्स को देकर ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो अरेंज रहते हैं। याद रखिए आप लोग, एक एटम के 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हमने नाम दिया प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। जो कि जो आपका एटम है उसमें अलग अलग तरह से अरेंज रहते हैं। नील्स बोर का मॉडल जब अपन पढ़ेंगे तो उसमें पूरी तरह से क्लैरिफाई हो जाएगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स किस तरह से एटम में अरेंज रहते हैं और कहाँ कौन सा वाला चार्ज अरेंज रहता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द अर्नेस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल। देखिए किस तरह से इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बात हमने कल भी स्टार्ट की थी। इन्होंने गोल्ड फॉइल को काम में लिया। गोल्ड फॉइल काम में क्यों ली? बिकॉज गोल्ड इज द हाईएस्ट मैलिएबल मेटल, और मैलिएबल का मतलब जिसकी थिन शीट्स इजीली बनाई जा सकती हैं। तो जब गोल्ड फॉइल पे पार्टिकल्स लिए अल्फा पार्टिकल्स की जब बम्बार्डमेंट यहाँ पे करवाई गई है तो क्या देखा, ऑब्जर्वेशन क्या रही? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल, यानी मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो ट्रांसफर होके कहाँ चले गए हैं? यहाँ सामने हमने स्क्रीन बनाया है। What is this? This is gold foil. Gold, which is AU. Gold foil. Why? This is the screen of zinc sulfide. It is the screen of ZnS and ZnS is known as zinc sulfide. क्यों लिया है स्क्रीन हमने? ताकि जो अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आकर इंसिडेंट हो वो एक लाइट प्रोड्यूस करें और हम पता लगा पाएं कि मैक्सिमम एरिया में या कितने एरिया में पार्टिकल्स किस तरह से आ रहे हैं। तो देखिए क्या हुआ, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास हो गए, यहाँ स्क्रीन पे शाइनिंग नेचर नजर आई, लेकिन 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल अपने पाथवे पे बाउंस बैक हो गया, यानी 180 डिग्री पे चला गया। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स यानी मैक्सिमम एरिया तो कैसा रहा? लस्टरस रहा। अधिकांश एरिया में लाइट नजर आई, कुछ एरिया ऐसा रहा जहां पे लाइट नजर नहीं आई, यानी ये एरिया कैसा रहा? ये एरिया रहा डार्क, ये डार्क एरिया रहा। इस डार्क एरिया ने ही ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मोटिवेट किया कि कहीं ना कहीं एटम का जो सेंट्रल वाला पार्ट है वहां एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो डेंस है, कंडेंस है, कॉम्पैक्ट है और साथ ही साथ वही चार्ज है जो चार्ज अल्फा पार्टिकल्स पर प्रेजेंट है। आगे पूरी तरह से क्लैरिफाई हो गया। नाउ वी नो वेरी वेल द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम इज नोन एज द न्यूक्लियस एंड एक्चुअली द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, आप इस एक्सपेरिमेंट को देख पा रहे हैं, यहीं से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। हम कहते हैं द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वाज मेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने ही न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये जहां पे आए हैं ऑब्जर्वेशंस। अब इन ऑब्जर्वेशन से देखिए रिजल्ट क्या निकाला गया, फिर से सुनिएगा। ऑब्जर्वेशन क्या निकले, एक्सपेरिमेंट जो किया उससे ऑब्जर्वेशंस क्या निकल के आए हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गोल्ड फॉइल। व्हाई? रिजल्ट में बात करेंगे। 1 alpha particle out of 20,000 alpha particle, 1 alpha particle out of 20,000 alpha particles bounce back on its original path। ये दो यहाँ मेजर ऑब्जर्वेशन रहे। इन्हीं दो मेजर ऑब्जर्वेशन का देखिए दो बड़े रिजल्ट यहाँ निकल के आए। पहला ऑब्जर्वेशन क्या रहा? मैक्सिमम पार्टिकल्स पास हो गए। तो देखिए रिजल्ट क्या निकला, ये ऑब्जर्वेशन हमने देखा, इससे रिजल्ट क्या निकाला? द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो इन द नेचर। द मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो इन द नेचर। भाई होलो होगा तभी तो ट्रांसफर हो गए हैं, यानी ब्लैंक स्पेस है, वहां कहीं कोई अपोज करने वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है। तो पहला रिजल्ट क्या निकल गया है? मैक्सिमम पार्ट ऑफ एन एटम इज होलो इन द नेचर। एंड सेकंड रिजल्ट क्या यहाँ पे निकल के आया है? द सेंट्रल पार्ट have the same charge
as the alpha particles and which is the positive charge and central part is known as the nucleus. एक और चीज निकल के आई है, द न्यूक्लियस इज लोकेटेड इन ए स्मॉल एरिया. स्मॉल एरिया क्यों कहा गया, आप देखिए जरा 20,000 अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे इंसिडेंट किए गए हैं. उन 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से ओनली सिंगल अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हुआ. इसका मतलब बहुत छोटा सा एरिया है. स्मॉल एरिया इज देयर इनसाइड द एटम व्हिच इज हेल्पफुल इन द बाउंस बैक ऑफ द अल्फा पार्टिकल. सिंगल अल्फा पार्टिकल को बाउंस बैक किया गया है. बहुत कम एरिया है, इतना छोटा एरिया है कि उससे केवल एक अल्फा पार्टिकल ही बाउंस बैक हो पाया. तो दो रिजल्ट हमारे सामने निकल के आए. अब इससे एक और चीज सामने है कि किस तरह से अरेंजमेंट है, वो भी अपने डायग्राम से देखेंगे. जो अरेंजमेंट किया है रदरफोर्ड ने काफी हद तक सही भी लगता है. देखिए कैसे अरेंज किया है रदरफोर्ड ने सब एटॉमिक पार्टिकल्स को. जो डिस्कवरी हुई, जो रिजल्ट निकला ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, ये कहा गया सेंट्रल पार्ट कौन है, न्यूक्लियस है. और न्यूक्लियस पे कौन सा वाला चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है. पहला यहाँ पे रिजल्ट निकला जिससे एक कॉन्सेप्ट बन के तैयार हुआ कि सेंट्रल पार्ट पे पॉजिटिव चार्ज, जो आगे तक अब तक हम यही मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है. क्यों है पॉजिटिव चार्ज, इसको बताने में रदरफोर्ड पूरी तरह से फेल रहे थे. ये जानकारी जो थर्ड और सबसे सक्सेसफुल वाला मॉडल है उसमें हम बात करेंगे नील्स बोर, जिन्होंने पूरी तरह से खुलासा किया था मिस्ट्री का. आगे बात करेंगे उसकी. इन्होंने इतना ही कहा न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट है, पॉजिटिव चार्ज इस पे है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसकी सराउंडिंग में इस तरह से अरेंज रहते हैं. अब इसका भी इन्होंने डायग्रामेटिक व्यू दिया. डायग्रामेटिक व्यू क्या दिया, इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस. आफ्टर सम टाइम दे लूजेज देयर एनर्जी. ये इनका एक ड्रॉबैक बन गया. क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स लगातार टर्न करते रहते हैं. टर्न करते 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 इनकी एनर्जी कम होती चली जाती है. और जैसे एनर्जी कम होती चली जाएगी, ये तो पता लगे गया था ना कि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है. तो क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस then they loses their energy and finally they enters the nucleus. ऐसा ही होगा. और इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम रदरफोर्ड की बात को माने, वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती चली जा रही, नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा. तो क्या लगता है आपको, क्या इलेक्ट्रॉन का एग्जिस्टेंस बना रहेगा? पॉसिबल नहीं है. जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला गया है तो एग्जिस्टेंस तो वहाँ रहा है नहीं ना. तो ये एक ड्रॉबैक रहा है. इस डायग्राम से जो ड्रॉबैक है रदरफोर्ड का वो सामने आता है. और इसका भी खुलासा किसने किया, थर्ड मॉडल जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल माना जाता है. हाँ, प्लस पॉइंट आपको पता लग गई. मैक्सिमम पार्ट होलो होगा, सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस है. चलिए, कुछ आ रहे थे, कोई लोग आ रहे हैं आपको देखने के लिए. आपकी क्लास लगातार चली जा रही हैं, कुछ और भी क्लासेस आपके लिए अरेंज की जा रही हैं, तो भी आके चले गए हैं, फिर से आएंगे आपके लिए. लगातार क्लास आपको दी जा रही हैं. कहीं आपको दिक्कत लगे तो आप वाया व्हाट्सएप चैट करके अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं. नहीं लगे अच्छा तो मत शेयर कीजिएगा. लास्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल देखिएगा, नील्स बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम. हम अगर एक मेजर ड्रॉबैक लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे रदरफोर्ड के लिए, द रदरफोर्ड्स मॉडल वाज फेल्ड टू एक्सप्लेन द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. वही बात जो हमने थॉमसन के केस में लिखी थी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं. यहाँ ऐसी कोई बात नहीं आने वाली है ड्रॉबैक, लेकिन यहाँ पर भी आएगा, एक तो आएगा. तो पहले बात करते हैं अरेंजमेंट क्या है. देखिए डायग्राम से हम समझेंगे. रदरफोर्ड के बाद में आए हैं नील्स बोर, पूरी तरह खुलासा कर दिया. द सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द न्यूक्लियस, जानकारी रदरफोर्ड ने दे दी थी. प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. खास चीज देखिए क्या बताई इन्होंने, द सेल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व have the angular momentum of mvr is equal to nh upon 2 pi. Very important.
यानी इलेक्ट्रॉन्स उन्हीं सर्कुलर पाथवे पर रोटेट करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इस पे न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा फॉर्मूला। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर क्यों नाम लिया गया, क्योंकि एक तरह से यहाँ सर्कुलर पाथवे बन रहा है, और सर्कुलर पाथवे में जब रोटेशन होता है तो वहाँ एंगुलर मोमेंटम अपने आप बन जाता है। NH/2π होगा, उन्हीं सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे। सेल्स को नाम दिया गया, लेबल किया गया KLMN, K to Z तक सेल्स को नाम दिया गया है। इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए एक फॉर्मूला भी बताया गया, और देखिए फॉर्मूला क्या था, 2n²। 2n² is the formula which is used to fill the electrons in the various cells of an atom. These are known as cells or energy levels. Cells or energy levels. एक खास चीज जो रदरफोर्ड अपने एक्सपेरिमेंट में क्लैरिफाई नहीं कर पाए थे, कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करेगा, वो जानकारी इन्होंने यहाँ दी है। क्या देखिए किस तरह इन्होंने कॉन्सेप्ट बताया, अलग से डायग्राम से आपको ये बताना चाहूंगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी लूज नहीं कर पाते हैं या क्यों वो कंटिन्यूसली रोटेट करते हैं। मान लीजिए ये कोई सेल है, इसको सेल माने आप, न्यूक्लियस के बारे वाला, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। इसको आप ठीक उसी तरह समझिए, एक सिंपल एग्जांपल में देखिए बताता हूँ। हमने क्या किया, एक थ्रेड लिया, उस थ्रेड के एक कॉर्नर पे हमने एक स्टोन को बांध दिया है, दूसरा एंड हमने पकड़ लिया और हम उस थ्रेड को इस तरह से रोटेट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, जहां आपने स्टोन को बांधा है दूसरे एंड पे, वो एंड आपके हाथ को बाहर की तरफ खींचेगा, लेकिन आपने पूरी पावर लगा रखी है, आप उस पर फोर्स अपनी तरफ भी लगा रहे हैं। मतलब वो जो थ्रेड है लगातार इस तरह से रोटेट करता रहेगा, कब तक, जब तक आप अपनी पावर के साथ, यानी स्टोन अपनी पावर को बाहर की तरफ काम में ले रहा है, आपके हाथ को बाहर की तरफ पुल कर रहा है, आपने अपनी पावर से स्टोन को अपनी तरफ खींचे हुए रखा हुआ है। सेम केस है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब मास है, मास है, इलेक्ट्रॉन की मास की वजह से, स्टोन में मास था, इसकी वजह से उसने अपना फोर्स बाहर की तरफ लगाया। तो इलेक्ट्रॉन का खुद का मास होने की वजह से एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, इस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। This force is known as centrifugal. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कि बाहर की तरफ लगी, इसके अपोजिट और इक्वल जो न्यूक्लियस है वो भी फोर्स लगाएगा, और इसको नाम दिया जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्या होगा, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेती हैं, इस वजह से इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा, न तो न्यूक्लियस में आएगा न न्यूक्लियस से बाहर जाएगा। इसके बाद की डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग द क्लास।